नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 12 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी साजिश कर रहा है और इस हमले में ईरान की कितनी तैयारी है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूरी दुनिया पे लागू होता है, ज्यादातर देश उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फॉलो करते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम आईसीसी जाएंगे, लेकिन उसी आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कुछ फैसला लिया और उस फैसले को मानने वाले जो देश थे उन्होंने ही बेंजामिन नेतन्याहू को हरी झंडी दे दी और कहा कि आप जाइए, आपको हम टच तक नहीं करेंगे। और ये इनका असली चेहरा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जब से एप्स्टीन फाइल का नाम निकल के सामने आया है, तब से जिस प्रोटेस्ट की तैयारी ईरान के अंदर अमेरिका ने की थी कि हम ऐसे ऐसे करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे, आज वही अमेरिका और इजराइल के ऊपर भारी पड़ गया। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब रशिया से भारत तेल नहीं लेगा, इसके बारे में भारत सरकार ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। यानी अब तक जो चीजें छुपी तौर पे थी वो चीजें खुल के निकल के सामने आ गई हैं और इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस समय डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच चुका है। अब इस बातचीत में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक पुरानी घटना बताता हूं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वार क्राइम का आरोप लगा था और साथ ही ये कहा गया था कि इस शख्स ने हजारों लाखों लोगों की जान ली है। अब ये बात जब निकल के सामने आई दोस्तों, तब सुनिए कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला किया कि बेंजामिन नेतन्याहू जहां भी मिले उसको अरेस्ट किया जाए। अब यहां पे एक पेच ये था कि जो आईसीसी है उसको मानने वाले कुछ देश हैं, कुछ देश नहीं। जैसे अमेरिका नहीं मानता, इजराइल नहीं मानता, रशिया नहीं मानता, भारत नहीं मानता, लेकिन मानता कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी। ये तमाम ऐसे देश हैं जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते हैं और उनके लिए अगर आईसीसी ने कोई फरमान जारी कर दिया तो फॉलो करना मजबूरी है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अब आप सुनिए कि जब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाता है तो कायदे से या तो वो छुप के जाता या फिर किसी ऐसे तरीके से जाता जिसके बाद इन आईसीसी मानने वाले देशों को पता नहीं चलता। चूंकि नियम यह कहता है कि अगर ऐसे देशों के एयर स्पेस में बेंजामिन नेतन्याहू का जहाज दिखाई देगा तो उस जहाज को कैप्चर किया जाएगा और कैप्चर करके बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाएगा। नियम यह था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन बाकायदा मैसेज भेजता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्लेन है तो ऊपर से उड़ गया, कोई जान नहीं पाता, नहीं। आपको बाकायदा उस देश की एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत करनी होगी, एक अपॉइंटमेंट लेना होगा कि भैया फला टाइम पे हमारा प्लेन जाएगा, तो उस टाइम जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही प्रोटोकॉल भी चाहिए होता है कि भाई साहब, अगर राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का प्लेन जा रहा है तो कोई खतरा ना हो। तो ऐसे हाल में उस देश की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि सुरक्षा की व्यवस्था देख ले। अब आपको जान के हैरानी होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्लेन उड़ के जा रहा था वो प्लेन फ्रांस से भी गया, इटली से भी गया और जर्मनी के भी एयर स्पेस का इस्तेमाल करता। और बाकायदा इन तीनों देशों को पहले से जानकारी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन ऊपर से उड़ के जाएगा, लेकिन किसी ने विरोध तक नहीं किया। सबने बाकायदा वीआईपी पास दिया और वीआईपी पास देने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को सकुशल यानी पूरे सम्मान के साथ अपने एयर स्पेस को पार करने दिया। यही देश हैं जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि अगर हमारे टेरिटरी में बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे जाता है तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका चला गया, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। अब सुनिए, जो अरब देश, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आ सकती है कि भाई साहब ये तो नॉन मुस्लिम है, नॉन अरब है, अरबों की बात आप बताइए। तो अरबों की कहानी आप इतना जान लीजिए कि सऊदी अरब ईरान के मामले में अमेरिका को भड़काते हुए कहता है कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो भाई साहब ईरान बड़ा मजबूत हो जाएगा और ऐसे हाल में ईरान से बाद में निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तुर्की क्या कहता है?
तुर्की कहता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो हम भी बनाएंगे, यानी आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू किए, चाहे जो करना पड़े। जॉर्डन क्या कहता है कि अमेरिका हो या इजराइल हो हमारे एयर स्पेस का खुलेआम इस्तेमाल करें। साइप्रस क्या कहता है आपको पता ही है। सीरिया क्या करता है आपको पता ही है। अब दुबई क्या करता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुबई वही है जिसने सूडान के अंदर लाखों मासूमों की जान ले ली और इसके बारे में कहीं कोई जानकारी तक नहीं आई 2 सालों तक। तो ये लोग ईरान के सगे हैं या फिर इजराइल के सगे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप जान सकते हैं। अब सुनिए, जब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उसने 2 मुद्दों पे प्रेशर बनाया। पहला मुद्दा दोस्तों ये था कि कुछ भी करके ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को रोकना होगा, उसके प्रोडक्शन को कैंसल आउट करना होगा और साथ ही जो इनकी मिसाइलों की रेंज है 2000 किलोमीटर से घटा के 250 किलोमीटर की रेंज लानी होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान में एक पोस्टर लगा है जिसमें बाकायदा तेल अवीव की तस्वीरें हैं और भी इजराइल के इलाकों की तस्वीरें हैं और उस पर ईरान की तरफ से एक साफ मैसेज लिखा है कि इफ़ यू स्टार्ट देन वी विल फिनिश, यानी अगर जंग तुम शुरू करते हो तो ख़त्म हम करेंगे। यानी साफ तौर पे धमकी थी और ये धमकी मिसाइलों के दम पे थी। तो ऐसे हाल में दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू इस समय लगातार डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बना रहा है कि आप कुछ भी कीजिए, आप डील कीजिए, आप सेंक्शंस हटाइए या फिर अटैक कीजिए, हमें नहीं मतलब है, लेकिन ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना होगा, ईरान की मिसाइलों की रेंज को कंट्रोल करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब हम अकेले हमला कर देंगे। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की भाषा कैसे बदली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं करता है तो हम फिर से हमला करेंगे। और अब सुनिए, अमेरिका ने फिर से खतरनाक जंगी जहाज भेजे हैं। एक जहाज इसका नाम जेमफोर्ड है, जेमफोर्ड आर। ये इस समय ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ये बाकायदा एक ऐसा जंगी जहाज है, पहले तो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था जो एक चलता फिरता एयरपोर्ट है, लेकिन इस बार जंगी जहाज भेजा है। यानी समुद्र के रास्ते अगर लड़ाई लड़नी हो तो ये जहाज काफ़ी कैपेबल है और इस जहाज को भेज के ईरान को फिर से धमकी देने का काम अमेरिका ने किया है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग की अपने सिक्योरिटी एडवाइजरों के साथ, अपने आर्मी चीफ के साथ ही जो इनके खुफिया विभाग के लोग हैं उनके साथ। और ये इमरजेंसी मीटिंग इस वजह से की गई क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका की नीयत पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका कभी भी गद्दारी कर सकता है, कभी भी पलट के वार कर सकता है। अब सुनिए, इधर ये चीज़ चल रही थी, इधर डोनाल्ड ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि देखिए हमारा टारगेट ये है कि भाई साहब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। बाकी अगर ईरान की आवाम को ये चाहिए कि सुप्रीम लीडर की सरकार ना हो तो ये डिसीजन उनको खुद को लेना होगा। यानी एक तरह से जेडी वेंस ने उकसाया कि ईरान की आवाम सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करे और प्रोटेस्ट करके सरकार गिरा दे। लेकिन अब कहानी सुनिए, जो ये लोग जनता के ऊपर दांव लगा के ईरान की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये दांव इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और ये वीडियो तेहरान का है। तेहरान में कल इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ थी, इसको लेके लोग बुरी तरीके से इकट्ठा हुए थे और मानो जो आवाम थी वो खुद ही जंग के लिए तैयार थी। अल्लाह अकबर के नारे लगे, चारों तरफ परेड हुई, मिसाइलें दिखाई गई और उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। एक बार पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस समय ईरान की आवाम एक हो गई है। अब सुनिए, जब से एप्स्टीन फाइल का नाम निकल के सामने आया और उस एप्स्टीन फाइल की गंदगी लोगों को पता चली कि कैसे 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल की बच्चियों के साथ ये 60 साल, 70 साल के बूढ़े गलत काम करते थे। जिस्म फरोशी के धंधे में उन लड़कियों को धकेला गया, उन मासूम लड़कियों के साथ गलत काम किया गया, बिना कपड़ों के उनको नचाया गया और यहाँ तक उन लड़कियों को मार के उनका मांस पका के खाया तक गया। जब ये जानकारी निकल के सामने आई तो ईरान की आवाम ने फौरन अमेरिका से और इजराइल से नफरत करनी शुरू कर दी दोस्तों। और खबर ये है कि कल ईरान और इजराइल के झंडे भी फूंके गए और साथ ही एक स्टैचू होता है जिसका नाम होता है बाल। बाल अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। बाल का मतलब होता है शैतान, ये वहाँ की भाषा में उसको बाल कहते हैं। बाल की प्रतिमा को, यानी बाल की जो स्टैचू को
जलाया है ईरान ने, मतलब बड़ा साफ है कि वो शैतान के खात्मे की बात करते हैं। और एक बार वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के खिलाफ, किस हिसाब से इजराइल के खिलाफ और किस हिसाब से उन तमाम शैतानों के खिलाफ जो इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं, ईरान की आवाम उतर चुकी है। और ये चीज़ें कभी भी किसी भी तरीके से न बेंजामिन नेतन्याहू को हजम हो रही है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप को हजम हो रही है। अब सुनिए, शैतान असल में कौन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इजराइल इस समय वेस्ट बैंक की जमीन को कब्जा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के कभी अपने सेटलर्स वहां पे भेज रहा है, कभी बुलडोजर भेज रहा है, कभी आर्मी भेज रहा है। और इससे भी जब बात नहीं बन रही है तो वेस्ट बैंक पे भी हमला करने की तैयारी इजराइल कर ही रहा है। और इधर गाजा पे आए दिन सीज फायर तोड़ के हमला किया जा रहा है। चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम का बड़ा आरोप है कि हमास हथियार छोड़ नहीं रहा, इस वजह से इजराइल हमला करना नहीं छोड़ सकता। यानी ये टर्मोलॉजी देके अब इजराइल हमला कर रहा है। लेकिन अब सुनिए, रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि गाजा के ऊपर इजराइल ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया और यह वेपन इतना खतरनाक था कि 2500 यानी 2500 लोग भाप बन के उड़ गए, वेपोराइज हो गए। मतलब उन लोगों के जिस्म पे जब वो केमिकल गिरा तो उसकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा थी, उसका तेजाब इतना ज़्यादा था, साफ तौर पे आपको आसान भाषा में अगर समझाओ तो, कि जिस जिस्म पे वो तेजाब गिरा वो जिस्म पहले चमड़ा गल गया, फिर मांस गल गया और फिर हड्डियां भी गल गई और सब भाप बन के उड़ गया। यानी इस तरह के केमिकल वेपन का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। और साथ ही अब आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल केवल केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इजराइल इस समय गाजा को टेस्टिंग ग्राउंड बना चुका है। यानी कोई भी हथियार बनाता है कोई भी ड्रोन बनाता है, अगर उसकी टेस्टिंग करनी है तो इजराइल गाजा के ऊपर कर देता है। और जब उस टेस्टिंग में कंफर्म हो जाता है कि भाई एक छोटा सा बम हमने मारा, 2500-3000 लोग मर गए, तब जो वेस्टर्न कंपनियां हैं उन हथियारों को, उन ड्रोनों को और इन मिसाइलों को खरीदती हैं। यानी एकदम लाइव टेस्टिंग करता है इजराइल कि देखो हमने दागा था और इतने लोग मरे हैं, ये फला फला न्यूज चैनल की रिपोर्ट है, ये वीडियो आप देखो और आपको पसंद हो तो ये हथियार खरीदो। यानी गाजा की जमीन को लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बना के इस समय दोस्तों इजराइल अपने हथियार बेच रहा है। और ये असली शैतान का चेहरा है, ये नकली शैतान का चेहरा नहीं है। खैर, इधर पूरी दुनिया में जहां जहां फिलिस्तीन के हक में आवाज उठ रही है, वहां की पुलिस हमेशा ही इजराइल के साथ खड़ी नजर आती है। चाहे आप जर्मनी का मामला देख लें, चाहे इस समय जो ऑस्ट्रेलिया है उसका मामला देख ले, जहां जहां फिलिस्तीन के हक में लोग आवाज उठा रहे हैं वहां वहां लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही, लोगों को मारा जा रहा है। और एक बार मैं आपको सिडनी का वीडियो दिखाऊंगा, वहां पे फिलिस्तीन के हक में जब लोग खड़े होते हैं तो कैसे उनके साथ मारपीट होती, थोड़ा सा मंजर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसाक हरजोग जो इजराइल के राष्ट्रपति इस समय सिडनी में आए हुए हैं उनको भगाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो अपने ही पुलिस द्वारा अपने ही लोगों पर लाठियां चलवा रही है। यानी अपनी आवाम से गद्दारी करके ये इजराइल के सगे बन रहे और यही इनका असली चेहरा है। खैर,
इधर पूरी दुनिया में ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर जिस चीज़ का डर था, जो चीज़ मोदी सरकार हमसे आपसे कई दिनों से छुपा रही थी, जो चीज़ मोदी सरकार हमको आपको नहीं बताना चाहती थी, फाइनली उस चीज़ की सच्चाई निकल के सामने आ गई है। दरअसल भारत सरकार ने स्पष्ट ऐलान किया है अपनी रिफाइनरियों को, रिफाइनरी का मतलब जहाँ पे तेल प्रोसेस होता है, रिफाइनरियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि आज के बाद आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। और साथ ही अमेरिका से ये शाही फरमान आया है, तुगलकी फरमान अडानी के लिए कि भाई साहब आप किससे तेल ले रहे हैं, आपके पास कितना तेल आ रहा, कितना पैसा आपने कहाँ दिया, सारा हिसाब आप हमको दो। मतलब आप सोच के देखिए, अडानी है हिंदुस्तान का, कंपनी है हिंदुस्तान की, तेल ले रहा है हिंदुस्तान, लेकिन इसका हिसाब हमको अमेरिका को देना होगा। आप सोच के देखिए कि धीरे धीरे हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में कभी हम गुलामी में थे। सेम काम अंग्रेज करते थे कि आप क्या कर रहे हो हमें बताओ, क्या खा रहे हो हमें बताओ, हम बताएंगे तुमको क्या खरीदना है, हम बताएंगे तुमको क्या पहनना है। और सेम का मोदी सरकार की रजामंदी की वजह से अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। और ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो पूरा सुनाता हूं, वीडियो में सुने आप। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ओवैसी साहब ने कितनी पॉइंट टू पॉइंट बात बोली है कि भाई साहब देश हमारा है, सोसाइटी हमारी है, समाज हमारा है, तो आखिर ये अमेरिका कौन होता है ये गोरी चमड़ी वाला हमें बताने वाला? आप सोच के देखिए कि क्या किसी और शख्स में ऐसी हिम्मत है? आप लाख गालियां दे दो कि ये मुसलमान है, आप लाख गालियां दे दो ये अब्दुल है, ये मुल्ला है, लेकिन देश के हक में सबसे ज्यादा बोल रहा है इस समय कोई तो ओवैसी ही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कोई लगाता है तो ओवैसी साहब लगाते हैं। लेकिन अंधभक्तों की आंखों पे ऐसा चश्मा चढ़ा है कि वो अगर साहब इनके कह दें कि 2 नंबर करने के बाद धोना नहीं है तो नहीं धुलेंगे, बोल दे चाटना है तो चाट लेंगे। यही इनकी असली सच्चाई है दोस्तों, इस बात को आप आज जान लीजिए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, अमेरिका, ईरान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। और अगली वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।